विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, लेक्चरर इन EFM कॉमर्स, मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज बीकॉम पार्ट सेकंड का टॉपिक है बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधार, जिसके अंतर्गत आर्थिक सुधार की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां हैं, उसके अंतर्गत दूसरा व्याख्यान है। क्योंकि ये एक व्याख्यान के अंतर्गत टॉपिक शामिल नहीं हो सकता। पिछला व्याख्यान मैंने कल दिया था और आज है। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं और इसकी हम गहराई से व्याख्या कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पता है कि पहले बैंक है वो प्राइवेट थे, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया कि जो जमा पैसे हैं उसे कृषि उद्योग और आम जनता को ऋण की सुविधाएं प्राप्त हो, जबकि राष्ट्रीयकरण से पहले निजी क्षेत्र में बैंक होने के कारण उच्च उद्योगपतियों को ही ऋण प्राप्त होते थे, गरीब व्यक्तियों को ऋण आदि की सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और राजाओं का पेपर्स बंद किया गया। फिर बाद में दोबारा एक बार और राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात बैंकों में 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद हम देखते हैं कि 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाए गए और आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पहला और प्रमुख उद्देश्य यही था कि विश्व में दो महाशक्तियाँ थी, एक रूस और अमेरिका। रूस के गणराज्यों का विभाजन होने के कारण वहाँ पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त अर्थात खुलापन और आर्थिक पुनर्गठन की नीति अपनाई गई और रूस के गणराज्यों का विभाजन हुआ, जिससे रूस की आर्थिक और विश्वव्यापी छवि है वो प्रभावित हुई और अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। इस तरह पूंजीवादी तत्वों का महत्व कम हुआ और समाजवादी तत्वों का महत्व ज़्यादा हुआ। 1991 की नवीन आर्थिक नीति में पहली बार सरकारी क्षेत्र की बजाय निजी क्षेत्र को महत्व दिया गया। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र में बैंकिंग के क्रियाकलाप भी शुरू हुए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आर्थिक सुधार का यहाँ विशेष रूप से सीधा और प्रभावी अर्थ यही है कि सरकारीकरण से निजीकरण की तरफ बैंकिंग व्यवस्था। सुधार के लिए वैसे शब्द काम में यहाँ लिया गया है रिफॉर्म। अब अपने अकाउंट्स की भाषा में सुधार होता है एरर एंड रेक्टिफिकेशन। दोबारा सुन लीजिए, एरर एंड रेक्टिफिकेशन। एरर का मतलब है कमियां और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार। तो यहाँ ये नहीं कहा गया कि बैंकिंग में कमियां हैं, बल्कि ये कहा गया कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म का मतलब यहाँ ये लिया गया कि हम और बेहतर कर रहे हैं। तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में और अच्छा और बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए और उन प्रयासों के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न समितियां बनाई गई, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं पहली समिति नरसिम्हा समिति थी। 1991 में उसने सिफारिशें घोषित की। इसके बाद गोलपोरिया समिति थी, उसने सिफारिशें घोषित की और अनेक बैंकिंग समितियों की स्थापना के बाद बैंकिंग क्षेत्र में नवीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। और ये सुधार कार्यक्रम है वास्तव में देखा जाए तो रिजर्व बैंक का कार्य है या मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये कार्य होता है। लेकिन सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया है और उस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप
जो समितियां बनाई गई, तो उन्होंने अपने सुझाव है वो सरकार की इच्छा के मुताबिक दिए हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से समितियों के विचार हैं। इसकी शुद्ध प्रमाणिक बात तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसा जैसा सरकार ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी और निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण पर आधारित नीतियाँ बनाई थी, उनके आधार पर ही बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधार को लागू किया गया और इसमें निजी क्षेत्र की बैंकों को छूट दी गई और विदेशी बैंकों को भी छूट दी गई। अब ये बात है कि ये उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण है, उसका ये एक बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधार कार्यक्रम एक भाग है। ऐसी स्थिति में हम क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, ये एक लंबा चौड़ा मामला है। लेकिन अभी जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं और बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बैंकिंग क्षेत्र के बारे में अपना दृष्टिकोण रखते हैं, तो उस हिसाब से इसका विश्लेषण होता रहता है और ये महसूस किया जाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधार है वो क्या है और कहाँ तक प्रभावी है, ये एक अलग विषय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधार के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु है उनका स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। तो देखिए, 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर भारतीय बैंकों ने जमा राशियों के संग्रहण व शाखा विस्तार के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। सभी वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि है जून 1969 में 4,600 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 64,772.4 बिलियन रुपए हो गई। इसी अवधि में बैंकों की शाखाएं 8,262 से 98,591 हो गई और हम देखते हैं कि जून 2020 तक लगभग 40% ग्रामीण क्षेत्र में बैंकें स्थापित हुई, जबकि 1969 में 25% शाखाएं थी। भारतीय बैंकों ने नवीन बैंकिंग शुरू की, जिससे विभिन्न दिशाओं में गतिविधियां आरंभ हुई। इसके बावजूद भी बैंक में विश्वसनीयता, कुशलता, कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ रहे। बैंकों में उत्पादकता तथा लाभदायकता दोनों घटी हैं। अब प्रिय विद्यार्थी, एक बार आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि नवीन सुधारों में दो बातों पर ध्यान दिया गया। पहली ये बात ध्यान में रखी गई कि बैंकों में विश्वसनीयता और कुशलता कम थी, उसको बढ़ाना। दूसरा, कम लागत की सेवाएं प्रदान करना। बैंकों में उत्पादकता और लाभदायकता बढ़ाने के लिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राजकोष पर बोझ बढ़ गया था, उसको कम करने के लिए अनेक समितियों ने अपनी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और उन समितियों की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधार की गतिविधियां निरंतर जारी रही। तो अब हम देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधार के अंतर्गत पहला बिंदु है पूंजी पर्याप्तता मानक। तो इसके अंतर्गत यह स्पष्टीकरण होता है कि किसी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1992 में पूंजी पर्याप्तता मानक बनाए, जिसमें बैंकों को मार्च 1996 तक इसकी अनुपालना करनी थी। सभी बैंकों को 31 मार्च 1993 तक 4% तक तथा 2000 के बाद और उससे आगे हम देखते हैं कि 31 मार्च 1994 तक पूंजी पर्याप्तता मानक अनुपात 9% तक करने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को प्राय बैंकों ने हासिल कर लिया है। और हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि इससे आम गरीब कमज़ोर कृषि क्षेत्र में छोटे कृषि व्यवसाय करने वाले और लघु उद्योगों वालों को कोई लाभ हुआ हो, ऐसी कोई बात सामने नज़र नहीं आ रही है। दूसरा इसमें पॉइंट है पुनः पूंजीकरण। सभी सार्वजनिक बैंकों द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने ऐसे बैंकों की पूंजी में योगदान दे रही है। और सरकार ने सर्वप्रथम 1993-94 के दौरान 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों को पुनः पूंजीकरण के लिए 5,700 करोड़ रुपए दिए। 1997-98 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी और एनपीए कम करने और लाभदायकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में जो बैंक 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात नहीं रख सकते, उन्हें सरकार पूंजीकरण के लिए अंशदान दे रही है। तीसरा इसमें प्रमुख पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आंशिक निजीकरण। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि लगातार निजीकरण की बात चल रही है। अब स्थिति यह आ गई है कि बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के दोष उत्पन्न होने लगे हैं। स्टेट बैंक के 76% शेयर रिजर्व बैंक के पास रह गए हैं। इसी प्रकार बैंकिंग संशोधन उपकरण अधिनियम 1994 के अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों की प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार का अंश 51% ही रह गया है। शेष 49% शेयर व्यक्तियों, कंपनियों, अप्रवासी भारतीयों को शेयर के रूप में बेचा गया है। इस प्रकार बैंकों के शेयर जो पहले 100% सरकार के पास थे, काफ़ी हद तक सरकार के पास थे, उनमें से 49% शेयर है वो बेच दिए गए हैं और इससे वित्तीय संसाधन जुटाए गए हैं। फिर है विवेकपूर्ण लेखांकन मापदंड। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992-93 में विवेकपूर्ण लेखांकन मापदंड अपनाया गया। इसके अनुसार यदि लेखांकन वर्ष की किन्हीं 2 तिमाही में मूलधन की किस्त व ब्याज आदि का बकाया रहता है तो उस ऋण सुविधा को एनपीए समझा जाए। लगातार एनपीए बढ़ता रहा और ऐसी स्थिति में लेखा पद्धति में सुधार के लिए बैंकों में बासले लेखा पद्धति लागू की गई। फिर है ऋण की वसूली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की एक बड़ी राशि बकाया है और उसकी नकदी प्रवाह की स्थिति और लाभदायकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अशोध्य ऋण की वसूली के लिए रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 नामक एक विधान बनाया गया, जिसके माध्यम से बैंक के जो ऋण डूब रहे हैं उनको रोका जाए। इस प्रकार न्यायाधिकरणों की स्थापना 10 प्रमुख केंद्रों पर की गई। फिर अगला पॉइंट है बैंकों की शाखाओं संबंधी स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत एनपीए है बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में एनपीए 15% से कम 110 करोड़ रुपए की निधियां रखते हैं। उन्हें नई शाखा खोलने, विस्तार काउंटर खोलने आदि के लिए छूट दी गई। उन्हें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त घाटा दिखाने वाली शाखाओं को बंद करने की अनुमति मिल गई। फिर अगला पॉइंट है निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रवेश। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हैं
जिनमें 51% सरकारी शेयर हैं, 49% प्राइवेट सेक्टर के शेयर हैं या निजी व्यक्तियों संस्थाओं के शेयर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखने की स्थिति है कि भारतीय बैंक है निजी बैंकों से, विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करे ताकि उनकी सेवाओं में कुशलता में वृद्धि हो सके। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसका तीसरा भाग है, मैं आपको अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए आपको पहले निम्नलिखित प्रश्नों का आप मेरे को उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से देंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुए। दूसरा प्रश्न है, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की गठित समितियों के नाम बताइए। वर्तमान में पूंजी पर्याप्तता मानक कितना है। चौथा प्रश्न है, एनपीए से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की 4 समस्याएं लिखिए। पांचवा प्रश्न है, नरसिम्हा समिति की 5 सिफारिशें लिखिए। छठा प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आंशिक निजीकरण का क्या तात्पर्य है। सातवां प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख दोष बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आपको मैं थर्ड भाग के अंतर्गत बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों का स्पष्टीकरण करूँगा। तो इस प्रकार आपको संक्षेप में यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय बैंकिंग में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की स्थितियाँ हैं और इन प्रश्नों का आप उत्तर शीघ्र देंगे। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।